हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअली हिस्टोरियोग्राफी होती क्या है। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है कि जो लिखी हुई हिस्ट्री है, जो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री फाइंड आउट की है, लिखी है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना, या हम कह सकते हैं हिस्टोरियंस का मेथड क्या था उस हिस्ट्री को फाइंड आउट करने में, उसके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना, ये सारी चीज़ों को हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। इस चैप्टर में हम 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, देन हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे नोटेबल स्कॉलर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnection. This is a continuous process. जितने भी हिस्टोरिकल रिसर्च किए जाते हैं हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में रिसर्च किया जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि क्रोनोलॉजी जो है पास्ट इवेंट्स की, जिसका मतलब है कब कौन सा इवेंट हुआ था पास्ट में, उसे समझा जा सके एंड सारे इवेंट का एक दूसरे से कनेक्शन समझा जा सके। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये चलता हुआ प्रोसेस है। In the physical and natural sciences, the empirical method, laboratory method of experiment and observation is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws that remain true irrespective of the time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. तो हम इफ साइंस के ऊपर जाएं, चाहे वो नेचुरल साइंस हो या वो फिज़िकल साइंस हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि जो भी नॉलेज उन्हें मिलता है, जो भी चीज़ें उन्हें मिलती है, सबसे पहले उन चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है। कैसे वेरीफाई किया जाता है? एम्पीरियल मेथड से। एम्पीरियल मेथड का मतलब होता है लैब में एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके, उसके बाद उस चीज़ को माना जाता है। सपोज़ हमें कहा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है साइंस में, तो जो साइंटिस्ट होंगे वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि सच में ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है, एंड उसके बाद वो उसे मानेंगे। इस मेथड के कारण क्या होता है? इस मेथड के कारण नए नए लॉज को बनाया जा सकता है जो हमेशा ट्रू रहेंगे, जिन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, जो हमेशा से सच ही रहेगा, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी टाइम हो। मतलब कोई भी टाइम हो या कोई भी जगह हो, कोई भी स्पेस हो। जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल दिया, तो हर जगह हमारे अर्थ में हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप यूएसए में रहो, चाहे आप सुबह रहो, चाहे आप रात में रहो, तो कोई भी टाइम, कोई भी जगह इन लॉज को बदल नहीं सकती। और इन लॉज को बार बार टेस्ट भी किया जा सकता है एंड प्रूफ भी किया जा सकता है। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation. This is so because we were not present in the historical time and space, and the historical events cannot be recreated. जितनी भी हिस्टोरिकल रिसर्च है, मतलब हिस्ट्री के बारे में रिसर्च की गई है, उसे हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई भी पास्ट इवेंट जो हिस्ट्री में बीत चुका है, हम वही इवेंट अगेन यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो चीज़ सालों पहले, इफ 100 साल पहले एक राजा था, उसका महल था, उसने ऐसे ऐसे वॉर लड़े और जो भी इवेंट्स हुए, क्या हम उसे अभी रिपीट कर सकते हैं? क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? नहीं। हमें सिर्फ जो पास्ट की चीज़ें मिलेगी, जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं हमारे पास, उनके थ्रू हमें जो नॉलेज मिलता है, हम उसे ही सच मानकर हमारी हिस्ट्री लिखते जाते हैं। Also in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space. साथ ही साथ हिस्ट्री में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम
एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से ऐसे लॉज बनाए जो सालों साल सही रहे, मतलब हर टाइम में, हर स्पेस में वो वैसे के वैसे रहे। ऐसा हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं होता साइंस की तरह। To begin, we need an expert who knows the language and script of the historical document in order to read it and understand its meaning. Also, the expert can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author's style of writing, manufacturing date, and type of पेपर, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा। तो इसीलिए जब भी हमें हिस्ट्री का कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है, हमें मटेरियल सोर्स मिलते हैं हिस्ट्री के, तो हम कैसे जानेंगे कि वो सच्चे हैं, ऑथेंटिक हैं, क्योंकि हम उस पर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, हम उस पर ऑब्जर्वेशन तो नहीं कर सकते। तो ये जानने के लिए कि वो सोर्स सही है या उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए, ये ज़रूरी है कि हमारे साथ एक एक्सपर्ट हो जिसे लैंग्वेजेस आते हों डिफरेंट, जिसे स्क्रिप्ट आता हो, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के जो भी स्क्रिप्ट्स हैं वो आते हों, एंड कैसे आते हों, उन्हें लैंग्वेजेस अच्छे से पढ़ना आता हो, मतलब हिस्ट्री के समय के जो लैंग्वेजेस हैं वो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वो पढ़ सके और उसके बाद वो ये समझे कि क्या मीनिंग है एक्चुअली। साथ ही साथ ये एक्सपर्ट्स ही चेक कर सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री का, जो भी चीज़ें मिली हैं वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं है। अब वो कैसे जानेंगे? लिखने के तरीके से जानेंगे, वो किस समय बनाया गया है उससे जानेंगे, कैसा पेपर यूज़ किया गया है, कैसा स्टैम्प और किस राजा का स्टैम्प या किस कहाँ का स्टैम्प है, इससे वो हिस्टोरियंस समझ सकते हैं कि ये क्या है। वो एक्सपर्ट समझ सकता है कि ये क्या है, इसे कब बनाया गया था और ये ऑथेंटिक है कि ये फेक है। Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references. और अगर ऐसा कोई हिस्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है तो जो एक्सपर्ट होते हैं, हिस्टोरियन होते हैं, वो उसे फर्दर इंस्पेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के थ्रू। मतलब हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ें हुई होगी, कोई इवेंट हुआ होगा, किसी राजा का कोई सिंबल होगा, स्टैम्प होगा, तो उसे देखकर और जो डॉक्यूमेंट मिला है उसे देखकर मैच करते हैं कि सच में ये ऑथेंटिक है कि ये फेक है। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, एक्चुअली क्या क्या मेथड होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च करने के? राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, ओके, एग्जामिनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें मिलती है उन्हें अगेन एग्जामिन किया जाता है हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के थ्रू। Collecting historical information highlighting the processes that lead to historical transition, carrying out comparative analysis. Next, हिस्टोरिकल रिसर्च में ये किया जाता है कि हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है, फिर हिस्टोरिकल ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है उसे समझा जाता है, और फिर अगेन जो भी रेफरेंसेस अवेलेबल हैं उनसे कंपेयर किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। किसी भी पास्ट इवेंट को समझने के लिए ये समझा जाता है कि वो किस समय में हुआ है, किस जगह में हुआ है, एंड साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हें समझा जाता है। फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें मिली हैं उन पे फिर न्यू क्वेश्चंस जनरेट किए जाते हैं। क्वेश्चंस इसलिए जनरेट किए जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री को समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये सब जाए। अच्छा, ऐसा अगर हुआ, अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट मिला, कोई भी चीज़ मिली, उसमें लिखा है कि ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या रीज़न होगा ऐसा हुआ होगा, क्या इससे रिलेटेड और कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल है जो प्रूव करे कि ये डॉक्यूमेंट सही है। तो इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। फॉर्मुलेटिंग हिपोथेसिस, हिपोथेसिस
भी समझा जाता है। हिपोथेसिस एक्चुअली क्वेश्चंस होते हैं जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट मिला है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए जाते हैं और उसके बाद उस पे कुछ कंक्लूजन निकाला जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ, इस कारण से ऐसा हुआ होगा, मतलब ये रीजंस के कारण ये चीज़ें हुई होगी। क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और जितने भी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल हैं उन्हें सही तरीके से एग्जामिन किया जाता है। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजी, आर्किवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक, नमिस्मैटिक्स, जीनेओलॉजी। तो अलग अलग जो मेथड होते हैं अलग अलग फील्ड्स के, वो भी हेल्प करते हैं हिस्ट्री समझने में। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो देखकर चीज़ों को ये बता सकता है कि ये कब बना होगा, कैसे बना, कब बना तो प्रॉपर्ली नहीं, पर कैसे बनाया गया होगा, क्या चीज़ यूज़ की गई होगी। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी जिसने पढ़ी होगी वो ये बता सकता है कि मैन्युस्क्रिप्ट का जो लैंग्वेज है उसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो इस तरीके से अलग अलग जो फील्ड्स हैं वो भी हेल्प करते हैं हिस्ट्री को समझने में। नाउ कमिंग टू फर्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। We have learned about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as historiography. A scholar who writes such a narrative is historian. तो हमने ये पढ़ा कि historical research method क्या होता है, किस तरीके से उसमें हिस्टोरिकल सोर्सेस को क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है एंड फिर उससे कंक्लूजन निकाल के लिखा जाता है हिस्ट्री। नाउ हमने जो समझा कि क्रिटिकली हिस्टोरिकल सोर्सेस को एग्जामिन करने के बाद उसके ऊपर हिस्टोरिकल नैरेटिव्स लिखे जाते हैं, या हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो उसके बाद हिस्ट्री लिखी जाती है। तो यही हिस्ट्री लिखना, इसे ही कहा जाता है हिस्टोरियोग्राफी, और इसके बारे में पढ़ना इज़ ऑल्सो हिस्टोरियोग्राफी। तो वो स्कॉलर जो हिस्ट्री पढ़ता है, जो हिस्टोरिकल सोर्सेस पढ़ता है एंड उस पर नैरेटिव्स लिखता है, उसे कहा जाता है हिस्टोरियन। एंड ये जो स्टडी है या ये जो राइटिंग है, इसे कहा जाता है हिस्टोरियोग्राफी। The historian cannot include every past event in his narrative. The inclusion and interpretation of historical events by the historians often depends on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. तो एक हिस्टोरियन हर चीज़ नहीं लिख सकता, हर पास्ट इवेंट नहीं लिख सकता। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय हिस्टोरियंस, मतलब एक हिस्टोरियन ने हिस्टोरिकल इवेंट से क्या समझा, किस तरीके से उसे इंटरप्रेट किया और वो किस तरीके से लिखेगा, ये उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। और किसी भी हिस्टोरियन का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है वो उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से समझा जा सकता है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, दैट इज historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. However, that does not mean that they were not aware of historical time or were not eager to know about it. तो आज के समय जो हिस्टोरियोग्राफी है, जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स लिखने का ट्रेडिशन है, ये पुराने ज़माने में नहीं था। एंशंट सोसाइटी जो थी उसमें ये चीज़ नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हिस्टोरिकल टाइम्स, उन्हें पास्ट इवेंट्स नहीं पता थे। उन्हें सब पता था और वो जानने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एंशंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड valor of the ancestors to the next generation. Ancient communities all over the world used various means like cave painting, storytelling, singing songs, and ballads, etc. for this purpose. जो एंशंट लोग थे उन्हें ऐसा लगा कि हमें जो हिस्ट्री पता है, हमें जो चीज़ों का नॉलेज है, जो लाइफ लेसन्स हमें पता है, हमारे जो पूर्वज हैं वो लोगों ने
वो कितने शान से रहते थे, कितने ब्रेव थे, ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानियाँ ज़रूरी है कि हम नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाएँ, आगे लोगों तक पहुँचाएँ। इसीलिए एंशिएंट कम्युनिटीज़ जो थी वो लोगों ने पूरी दुनिया में अलग अलग केव में जाके इन सब चीज़ों के बारे में पेंटिंग्स की, स्टोरीज सुनाई अपने बच्चों को ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को सुनाए, सॉन्ग्स क्रिएट किए गए और डिफरेंट डांस फॉर्म्स क्रिएट किए गए, प्लेस क्रिएट किए गए, जिसके थ्रू आगे की जनरेशन को ये पता चल सके कि हिस्ट्री क्या थी। These traditional means are looked upon as the sources of history in the modern historiography। और ये जो ट्रेडिशनल वेज थे हिस्ट्री के बारे में लिखा तो प्रॉपरली नहीं जाता था, लेकिन हिस्ट्री को एक्सप्रेस करने के, हिस्ट्री को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचाने के, इसे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री माना जाता है और आज के मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं डू यू नो। तो आपको अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है ऑफ लॉवरे म्यूजियम। द अबव पिक्चर शोज अ fragment of the earliest inscription. A forward marching file of soldiers holding shields and spears is seen here. The general is in front. तो जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आपको सोल्जर्स दिखेंगे मार्च करते हुए एंड इनके आगे जो सबसे आगे है ये इनका जनरल है और आप देखेंगे इन सोल्जर्स के हाथ में शील्ड्स हैं, स्पेयर्स हैं। तो ये किस तरीके से हिस्ट्री शो कर रहा है। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स एंड द स्टोरीज ऑफ battles fought by them have been preserved in various inscriptions। तो ये जो ट्रेडिशन है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था, ये बहुत ज़माने से चलता हुआ आया है। हम इसे ट्रेस बैक करेंगे तो ये मेसोपोटामिया का जो सुमेर सिविलाइजेशन था उस समय से पाया गया है कि लोग ऐसा करते थे और सुमेरियन किंग्स के नाम, उस समय जो भी बैटल्स लड़े हुए थे उनकी स्टोरीज़, ये सारी इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू प्रिजर्व की गई है। The earliest inscription shown above dates back to 4500 BCE. It records a battle fought between two kingdoms. It is now displayed at the Louvre Museum in France। और ये जो इंस्क्रिप्शन ऊपर दिया है ये 4500 साल के पहले का है और इसमें एक इवेंट दिया हुआ है जहाँ पे दो किंगडम के बीच में बैटल चल रहा था और आज के समय जो लॉवरे म्यूज़ियम है फ्रांस में वहाँ ये डिस्प्ले किया हुआ है। नाउ कमिंग टू मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे। इट्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस। आज के समय की जो हिस्टोरियोग्राफी है वो ऐसे ही नहीं हो जाती कि हमने कुछ सुना एंड हमने उसे लिख दिया, नहीं, वो प्रॉपरली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस के साथ होती है कि सारे रेफरेंसेस को देख के ही एक नैरेटिव निकाला जाता है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ था उसे मान लिया, नहीं, प्रूफ के साथ, एविडेंस के बाद हिस्ट्री लिखी जाती है। These questions are anthropocentric. It means that these questions are about deeds of members of ancient human societies of a particular period. History does not suggest any interrelation between the divine and human deeds. ये जो questions की हम बात कर रहे हैं ये anthropocentric है, मतलब man से related है, human से related है। इसका मतलब है कि ये जो questions हैं ये हैं कि एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज़ ने क्या किया, जो लोग थे एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी के, उनका काम कैसा था, वो क्या करते थे, वो लोगों ने क्या क्या चीज़ें की, मतलब किस पीरियड में
क्या चीज़ें थी, किस पीरियड में लोगों का काम कैसा था, लोगों की सोसाइटी कैसे थी, कैसे वो लोग रहते थे, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस इस बारे में बात नहीं करते कि जो लोग हैं या लोगों के काम हैं उनके कारण उन्हें क्या क्या पाप मिला। मतलब पाप इन द सेंस यहाँ पे कंप्लीटली दिया हुआ है कि भगवान से रिलेटेड नहीं, कुछ भी रिलेशन उससे नहीं, सिंपल से ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड एंड उनके काम से रिलेटेड। आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। और ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ये प्रॉपरली एविडेंस के साथ प्रूव्ड है। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ्ट ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री जब हम देखेंगे, हिस्टोरियोग्राफी के थ्रू लिखी हुई हिस्ट्री, तो हमें समझ आएगा कि कैसे धीरे धीरे आदमी अपने काम के कारण धीरे धीरे प्रोग्रेस करता गया, डेवलप होते गया। एक आदमी की जर्नी कैसे है, किस तरीके से है, उसके काम के कारण। It is said that modern historiography with above characteristics has its root in the ancient Greek historical writings. History is originally a Greek term. Herodotus, the Greek historian of the 5th century BCE, used it first for his book entitled The Histories. ये माना जाता है कि आज का जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है और इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग से आई हैं। हिस्ट्री जो वर्ड है वो एक्चुअली ग्रीक टर्म है। ग्रीक हिस्टोरियन जो कि 5th सेंचुरी BCE में थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक में द हिस्टोरीज वर्ड यूज़ किया था, जहाँ से हिस्ट्री आया। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। किस तरीके से यूरोप में साइंटिफिक पर्सपेक्टिव आया हिस्ट्री के ऊपर और कैसी वहाँ की हिस्टोरियोग्राफी थी। Till the 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truth by applying scientific methods. तो 18th सेंचुरी CE का जो समय था, उसके बाद से यूरोप ने साइंस का जो फील्ड है और फिलोसॉफी का जो फील्ड है उसमें अच्छा खासा प्रोग्रेस किया। उस समय के जो स्कॉलर्स थे वो ये मानते थे कि सोशल ट्रुथ और हिस्टोरिकल ट्रुथ जो है, अब हमें साइंटिफिक मेथड से पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ लिखी हुई चीज़ें मान नहीं लेनी चाहिए, हमें एविडेंस के पीछे, साइंस के पीछे, ट्रुथ के पीछे जाना चाहिए। Now the philosophical discussions focused more and more on the objective in history and historiography. अब जो फिलोसॉफी पे बेस्ड जो डिस्कशंस होने लगे, वो डिस्कशंस को ऑब्जेक्टिव होता था कि ये समझा जाए कि हिस्ट्री क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली क्या है और हिस्टोरियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव एक्चुअली क्या है। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena. However, gradually this scenario began to change. 18th century के पहले क्या था कि जितनी भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्हें जितने भी फिलोसॉफिकल उनकी सोच थे, डिस्कशंस थे, वो इसी चीज़ के चारों ओर घूमते रहते थे कि लोगों के साथ जो भी हो रहा है या हुआ या कुछ भी हुआ, वो भगवान से रिलेटेड है, वो गॉड से रिलेटेड है एंड उनके कारण ही सारी चीज़ें हुई है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ चेंज हुई, लोग साइंस के पीछे भागने लगे। In 1737 CE, the Göttingen University was founded in Germany. This university for the first time had an independent department of history. Later, other German universities also became centers of historical studies. और 1737 CE में गोटिंजन यूनिवर्सिटी खोली गई जर्मनी में, और इस यूनिवर्सिटी ने पहली बार एक सेपरेट डिपार्टमेंट दिया हिस्ट्री को। लेटर ऑन जर्मन यूनिवर्सिटीज़ भी दूसरी खोली गई जहाँ पे हिस्ट्री को अलग से एक पोजीशन मिली।
यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट ख़त्म होता है। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।